कभी सोचा है कि कुछ लोग आपकी सारी ऊर्जा क्यों चूस लेते हैं? आप जानते हैं, वो लोग जो हमेशा कुछ न कुछ बुरे में ही फंसे रहते हैं और अपनी गलतियों से कुछ सीखते ही नहीं, मानो उन्होंने खुशी के लिए एक ब्लैक होल बना रखा हो। क्या आपको पता है कि ऐसे लोगों के 8 अलग अलग टाइप होते हैं? इनको पहचानना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आपके रिश्ते खराब कर देंगे। आज हम बात करेंगे सबसे पहले टाइप के बारे में, हमेशा नाराज रहने वाले लोग। ये लोग आसपास के माहौल को जहर कर देते हैं। चाहे कितना भी अच्छा हो रहा हो, इनको कुछ न कुछ बुरा ही नजर आता है, मानो इनका मिशन ही हो हर चीज में खोट निकालना। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ बोलते ही रहते हैं, कोई हल निकालने की कोशिश तक नहीं करते। ये लोग एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं, मानो एक रिकॉर्ड की तरह। किसी भी अच्छी बात को भी ये बुरा बना देते हैं। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा ना? एक पार्टी में भी ये किसी न किसी बात पर शिकायत करते रहते हैं। कल्पना कीजिए, आपका कोई दोस्त है जो हमेशा ही नकारात्मक बातें करता है। आप उसे कहीं घूमने ले जाते हैं, वो वहां के माहौल पर ही बुरा बोलने लगता है। आप उसे कोई नई रेस्टोरेंट बताते हैं, वो वहां के खाने की कीमत पर ही शिकायत करने लगता है। आपकी कोई अच्छी खबर सुनकर भी ये लोग किसी न किसी बात पर टिप्पणी कर देते हैं। धीरे धीरे लोग इनसे दूर जाना शुरू कर देते हैं। ये लोग अकेले रह जाते हैं और फिर और भी ज्यादा शिकायत करने लगते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा उसके लिए शुक्रगुजार रहता है जो उसके पास है, न कि उसके लिए रोता रहता है जो उसके पास नहीं है। ऐसे लोगों से निपटना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम आपको कुछ तरीके बताएंगे जिससे आप इनसे दूर रह सकते हैं। पहली चीज है सीमाएं तय करना। दूसरों की शिकायतों को अपने ऊपर हावी न होने दें। जब वे शिकायत करना शुरू करें तो बातचीत को सकारात्मक दिशा में मोड़ दें। उनसे पूछें कि वे केवल शिकायत करने के बजाय इसके बारे में क्या करना चाहते हैं। अगर आप खुद शिकायत कर रहे हैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करने की आदत डालें। हर शिकायत के बाद खुद से कुछ अच्छा कहने की कोशिश करें। जिन चीजों पर आप कुछ कर सकते हैं उन पर कदम उठाएं, और जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं उन्हें स्वीकार करना सीखें। याद रखें, लगातार शिकायत करना एक आदत है और किसी भी दूसरी आदत की तरह इसे जागरूकता और प्रयास से बदला जा सकता है। यह आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। जिंदगी इतनी छोटी है कि इसे गलतियों पर रोने में बर्बाद न करें। समस्याओं की जगह समाधान ढूंढें। वह इंसान बने जो रोशनी लाता है, न कि अंधेरा फैलाता है। जानबूझकर अज्ञानी वे लोग होते हैं जो जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद उसे जानने या समझने से बचते हैं। वे उन तथ्यों से जानबूझकर दूर रहते हैं जो उनकी मान्यताओं के लिए सुविधाजनक हो सकते हैं। यह सिर्फ अज्ञान नहीं है, यह एक ऐसा सचेत निर्णय है जो अज्ञान में बने रहने को प्राथमिकता देता है। ऐसे लोग पुराने विचारों से चिपके रहते हैं और नई जानकारी को अपनाने से इनकार करते हैं, क्योंकि वह उनकी छोटी दुनिया को चुनौती दे सकती है। वे किसी भी नए प्रमाण को यह कहकर ठुकरा देंगे कि मैं यह जानना नहीं चाहता या अज्ञानता में ही सुख है। लेकिन सच्चाई यह है कि जानबूझकर अज्ञानता एक तरह का आत्मविनाश है जो व्यक्तिगत विकास को रोकता है, समझदारी से निर्णय लेने की क्षमता को सीमित करता है और विकल्पों को खराब कर देता है। आज की दुनिया में जहां हर जानकारी हमारे हाथों में है, हर चीज से अनजान रहना ऐसा है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर व्यस्त सड़क पार करना। यह खतरनाक, विनाशकारी और बेहद संकीर्ण सोच का प्रतीक है। मैं भी अपनी खर्च करने की आदतों को लेकर जानबूझकर अनजान बना रहता था। अपने बैंक बैलेंस की जांच करना बहुत तनावपूर्ण है। यह सोचकर मैं खुद को समझाता रहा कि अगर मुझे पता नहीं होगा तो मैं कम तनाव महसूस करूंगा। लेकिन इस वजह से मैंने और ज्यादा खर्च किया और कर्ज में डूबता चला गया। मैं इस समस्या से तब बाहर निकला जब मैंने खुद को मजबूर किया कि मैं हकीकत का सामना करूं और अपने हर पैसे पर नजर रखूं। यह मेरे लिए एक महंगा सबक था। हकीकत से भागने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि वे और बढ़ जाती हैं। अब जलवायु परिवर्तन से इनकार करने वालों के बारे में सोचें। ये वो लोग हैं जो ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य को मानने से इनकार करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग असली है। वे इस तरह की जानकारी को नजरअंदाज करते हैं जो उनके दृष्टिकोण के खिलाफ हो। इसे वैज्ञानिक रिपोर्टों का अध्ययन करने से बचने, जलवायु परिवर्तन को धोखा बताने
और डेटा को चुन चुनकर देखने से समझा जा सकता है, ताकि उनका दृष्टिकोण सही साबित हो सके। यह जानबूझकर अज्ञानता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि इसके असल दुनिया पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इससे ऐसी नीतियां और आदतें बनती हैं जो पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाती हैं। जानबूझकर अज्ञानी लोग खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन वे एक व्यापक समस्या का भी हिस्सा होते हैं जो सभी को प्रभावित करती है। अज्ञानता का सबसे बड़ा रूप तब होता है जब आप उस चीज को ठुकराते हैं जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता। वेन डायर जानबूझकर अज्ञानता से बचने के कुछ उपाय। अपने विश्वासों पर बार बार सवाल उठाएं। ऐसी जानकारी की खोज करें जो आपकी धारणाओं के विपरीत हो। बौद्धिक विनम्रता विकसित करें। यह स्वीकार करें कि कई ऐसी बातें हैं जिन्हें आप नहीं जानते, और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ बातचीत करें। उन लोगों से बात करें जो आपसे अलग सोच रखते हैं। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों की जांच करें। हर चीज पर यूं ही विश्वास न करें। इसके बजाय विश्वसनीय स्रोतों से मिली जानकारी का क्रॉस चेक करें। याद रखें, अज्ञानता की बजाय ज्ञान चुनना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। चिरस्थायी पीड़ित। चिरस्थायी पीड़ित वे लोग होते हैं जो हमेशा खुद को अन्याय का शिकार मानते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। वे ऐसी मानसिकता में फंसे होते हैं जहां उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है और वे अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं कर सकते। मानो वे पीड़ित चश्मा हमेशा पहने रहते हैं और हर बातचीत को व्यक्तिगत हमले की तरह देखते हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरों पर उंगली उठाते हैं, लेकिन कभी खुद की ओर नहीं देखते। ये ऊर्जा चूसने वाले होते हैं जो रिश्तों और अवसरों से जीवन की सारी ऊर्जा खींच लेते हैं। असलियत यह है कि यह पीड़ित मानसिकता एक जेल की तरह हो जाती है जिसे उन्होंने खुद बनाया होता है। यह स्थिति भले ही आरामदायक और परिचित हो, लेकिन यह उनकी क्षमता को खत्म कर देती है। पीड़ित कार्ड खेलने में वे इतने व्यस्त रहते हैं कि जीवन के अन्य विकल्पों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह मानसिकता उन्हें अटका कर रखती है। न तो वे आगे बढ़ पाते हैं और न ही बदलते हैं। हमेशा किसी और से उम्मीद करते हैं कि वह उनके जीवन की समस्याओं का समाधान कर दे। मैं भी कभी ऐसा ही था। हमेशा शिकायत करता रहता था कि जीवन बहुत अनुचित है। कोई भी छोटी सी असफलता मुझे ब्रह्मांड का व्यक्तिगत हमला लगती थी। अगर नौकरी चली गई तो मालिक मुझे निकालने की साजिश रच रहा था। रिश्ते खराब हो गए? नहीं, समस्या हमेशा दूसरे व्यक्ति में थी। मुझे एक झटका चाहिए था, जैसे जब मेरे दोस्तों ने मुझसे दूरी बना ली क्योंकि वे मेरी लगातार शिकायतों से तंग आ चुके थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं ही अपनी समस्याओं का सामान्य कारण हूं। उसी वक्त मैंने पीड़ित कार्ड छोड़ने और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। क्या आपको उस दोस्त की याद है जो हमेशा दुख भरी कहानियां सुनाता है? उनका बॉस बुरा है, उनका साथी उन्हें नहीं समझता और दुनिया उन्हें बर्बाद करने के लिए बाहर निकली है। वे सहानुभूति पाने के लिए सोशल मीडिया पर लंबी लंबी नाटकीय बातें लिखते हैं। आपकी दी गई हर सलाह को वे हजारों कारणों से नकार सकते हैं कि यह काम क्यों नहीं करेगा। वे समाधान की तलाश में नहीं होते, बल्कि पीड़ित की भूमिका में ही डूबे रहना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे अपनी त्रासदी को एक नाटक की तरह पेश करते हैं और बाकी लोग बस सहायक कलाकार हैं। यह मानसिकता उनके सभी रिश्तों, कामकाज और पूरे जीवन में झर घोल देती है। वे दुनिया को दोष देने में इतने व्यस्त होते हैं कि यह भूल जाते हैं कि असल में उनके सबसे बड़े दुश्मन वे खुद हैं। आपके पास अपने मन का नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं का नहीं। इस बात को समझें और आपको सच्ची ताकत मिलेगी। मार्कस ऑरेलियस पीड़ित मानसिकता से बाहर कैसे आएं? अपने जीवन की जिम्मेदारी लें, दूसरों को दोष देना बंद करें और अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाएं। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। अगली बार जब आप खुद को पीड़ित महसूस करते हुए पकड़ें, तो यह सोचें कि क्या इस स्थिति को देखने का कोई और तरीका है। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ चीजें और घटनाएं आपके नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें। जब आप अपने जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं, तो खुद को पीड़ित के रूप में देखना मुश्किल हो जाता है।
समाधान खोजें, सहानुभूति नहीं। जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो अपने आप से पूछें, मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं, बजाय इसके कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। खुद को सकारात्मक लोगों से घेरें जो आपकी पीड़ित मानसिकता को प्रोत्साहित नहीं करते। याद रखें, आप अपनी जीवन पुस्तक के लेखक हैं। इसे जीत की कहानी बनाएं, हार की नहीं। एनर्जी वैम्पायर्स। एनर्जी वैम्पायर्स वे लोग होते हैं जो दूसरों की भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा को धीरे धीरे चूसते रहते हैं। वे लगातार शिकायत करते हैं, जरूरत से ज्यादा मांग करते हैं या बेवजह ड्रामा करते हैं। इनके साथ थोड़ी सी भी बातचीत के बाद आप खुद को पूरी तरह थका हुआ, निराश और भावनात्मक रूप से टूट हुआ महसूस करते हैं। ऐसे लोग अक्सर इस बात से अनजान होते हैं कि वे दूसरों पर इस तरह का असर डाल रहे हैं, क्योंकि यह व्यवहार उनकी गहरी असुरक्षा या उनके भीतर किसी अनसुलझी समस्या से उत्पन्न होता है। ये लोग हर बातचीत में हावी रहते हैं, लगातार ध्यान की मांग करते हैं, लेकिन शायद ही कभी दूसरों को भावनात्मक समर्थन देते हैं। एक एनर्जी वैम्पायर की पहचान करना जरूरी है ताकि आप अपनी भलाई और स्वस्थ सीमाएं स्थापित कर सकें। भले ही आप ऐसे लोगों के साथ दयालु हों, लेकिन इन चुनौतीपूर्ण रिश्तों को संभालने के लिए अपने भावनात्मक संसाधनों और रणनीतियों की रक्षा करना आवश्यक है। मुझे अपने एक सहयोगी में एनर्जी वैम्पायर का सही उदाहरण मिला। हर बातचीत, चाहे वह फोन पर हो या आमने सामने, हमेशा उसके निजी जीवन या काम के बारे में शिकायतों की एक लंबी सूची में बदल जाती थी। मैंने शुरू में उसे समर्थन देने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही मुझे महसूस हुआ कि मेरी उत्पादकता प्रभावित हो रही थी। मैं अपना काम करने की बजाय उसकी भावनात्मक जरूरतों को संभालने में ज्यादा समय लगा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी सीमाएं सख्त करनी होंगी ताकि मेरी खुद की भलाई और उत्पादकता खतरे में न पड़े। एक ऐसे दोस्त की कल्पना करें जो आपको हमेशा अपनी समस्याओं के साथ फोन करता है, आपकी राय मांगता है, लेकिन कभी उस पर अमल नहीं करता। वह आपका बहुत सारा समय ले लेता है और आपकी खुद की चिंताओं के लिए बहुत कम समय छोड़ता है। यदि आप अपनी बात साझा करने की कोशिश भी करें तो वह तुरंत बातचीत को फिर से अपनी ओर मोड़ देता है। उनके साथ समय बिताने के बाद आप थकान महसूस करते हैं और उनकी कॉल से पहले ही आप चिंतित हो जाते हैं। यह संभव है कि अनजाने में यह दोस्त एक एनर्जी वैम्पायर बन गया हो जो आपकी भावनात्मक ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं दे रहा है। जीवन की मुख्य चुनौती यह है, चीजों को पहचानना और उनके बीच अंतर करना, ताकि मैं खुद से स्पष्ट रूप से कह सकूं कि कौन सी चीजें मेरे नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं। एपिक्टेटस एनर्जी वैम्पायर्स से निपटने के लिए सहायक सुझाव: संकेतों को पहचानें और यह स्वीकार करें कि यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे रिश्तों में दी जाने वाली ऊर्जा और समय को सीमित करें और स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। अपनी आवश्यकताओं और सीमाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में दृढ़ रहें। बातचीत को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करें। भावनात्मक रूप से थकान महसूस करने के बाद खुद की देखभाल करें और अपनी ऊर्जा को फिर से बहाल करें। जीवन के अन्य क्षेत्रों में स्वस्थ और सकारात्मक रिश्तों से मदद लें। याद रखें, आपका काम दूसरों को ठीक करना नहीं है, बल्कि अपनी भावनात्मक स्थिति का ध्यान रखना है। कृतज्ञता: आपको कृतज्ञ होने से बचने पर काम करना होगा। यह ऐसा है जैसे आप आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और जीवन की उन अच्छी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो आपको मिली हैं। हर कोई हमेशा अधिक चाहता है और जो कुछ उनके पास है उसे महत्व नहीं देता, लेकिन सच्चाई यह है कि कृतज्ञता आपके विश्वास और रिश्तों को कमजोर कर देती है। जब आप हमेशा इस बात पर रोते रहते हैं कि आपको क्या नहीं मिला, तो लोग आपको एक नकारात्मक और थकाऊ व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। वे आपसे दूर होने लगते हैं, आपके साथ खुशियां साझा करने से कतराते हैं और धीरे धीरे आप यह संदेश देते हैं कि मेरे लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है। अंदाजा लगाइए, क्या दुनिया भी यह मानने लगती है। यह न सिर्फ आपको एक अप्रिय व्यक्ति बनाता है, बल्कि आपकी अपनी खुशी को भी छीन लेता है। आप हमेशा गिलास को आधा खाली देखते रहते हैं और उसमें जो भरा हुआ है
उसका आनंद लेना भूल जाते हैं। यह ऐसा है जैसे आपके सामने एक शानदार दावत हो, लेकिन आप सिर्फ एक गायब व्यंजन पर ध्यान केंद्रित करें। कृतज्ञता एक ऐसी चीज है जो सकारात्मकता को आकर्षित करती है। जब आप दूसरों की सराहना करते हैं तो वे आपके साथ रहना और आपका समर्थन करना जारी रखते हैं। मैं खुद ऐसा व्यक्ति था जिसे प्रमोशन मिलते ही अगली प्रमोशन के बारे में सोचने लगता था। मेरे दोस्त कुछ अच्छा करते थे और मैं मुश्किल से उसे मान्यता देता था। फिर एक दिन मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझे फोन किया और कहा, तुम्हारे लिए कुछ करना मुश्किल है क्योंकि तुम कभी भी किसी भी चीज से खुश नहीं लगते। यह बात मेरे लिए एक चेतावनी की तरह थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं उन लोगों को दूर कर रहा था जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते थे। उस दोस्त के बारे में सोचें जिसके पास हमेशा सबसे नया गैजेट होता है, फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं होता। वे एक नया फोन पाते हैं जिसके लिए वे मर रहे होते हैं, और एक हफ्ते के अंदर वे किसी छोटी सी गलती पर शिकायत करना शुरू कर देते हैं या अगले मॉडल की कामना करने लगते हैं। ऐसा इंसान के साथ रहना बहुत कठिन होता है ना? या फिर उस सहकर्मी के बारे में सोचें जिसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला, लेकिन अवसर की सराहना करने के बजाय वे काम के बोझ की शिकायत करने में ज्यादा समय लगाते हैं। धीरे धीरे लोग उन्हें अवसर देना बंद कर देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अंत में सिर्फ शिकायतें ही होंगी। कृतज्ञता का मतलब है कि खुशी के लक्ष्य को हमेशा आगे बढ़ाते रहना, और आप कभी जीत नहीं पाते, बल्कि हर कोई इस खेल से थक जाता है। वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो उन चीजों के लिए दुखी नहीं होता जो उसके पास नहीं है, बल्कि उन चीजों के लिए खुश रहता है जो उसके पास हैं। एपिक्टेटस कृतज्ञता से लड़ने के लिए छोटी शुरुआत करें। आज 3 चीजों के लिए आभारी रहें। यह एक अच्छी कॉफी के कप या दोस्त से मिला एक संदेश हो सकता है। जब कोई आपके लिए कुछ करता है, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, उसे सच्चे दिल से स्वीकार करें। कठिन परिस्थितियों में सकारात्मक चीजों को ढूंढने की आदत डालें। अगर आप ध्यान से देखें तो हर चीज में एक सबक या चांदी की परत होती है। एक दिन बिना किसी शिकायत के बिताने की कोशिश करें। यह जितना लगता है उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आपकी सोच को बदल सकता है। अंत में स्वयं सेवक बने या नियमित रूप से किसी की मदद करें। यह आपको आपके जीवन की असलियत दिखाएगा और याद दिलाएगा कि आपके पास क्या है। कृतज्ञता एक मांसपेशी की तरह होती है। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे, उतनी ही मजबूत होगी। मैनिपुलेटर वे भावनात्मक चोर होते हैं जो हमेशा अपनी मर्जी पूरी करने के लिए किसी न किसी चाल का सहारा लेते हैं। वे परिस्थितियों को मोड़ने में माहिर होते हैं और आपके मन में शक पैदा करने के लिए माइंड गेम्स खेलते हैं। ऐसे लोग विश्वास को तोड़ने वाले, धूर्त और चालाक होते हैं। वे आपको नियंत्रण में रखने के लिए हर तरह की तरकीबें आजमाते हैं, चाहे वह अपराध बोध पैदा करना हो, चापलूसी करना हो या फिर गैसलाइटिंग करना हो। सबसे डरावनी बात यह है कि ये लोग सतह पर आकर्षक और प्रेरक नजर आते हैं, लेकिन यह सब एक शक्ति का खेल होता है। मैनिपुलेटर आपकी भावनाओं या जरूरतों का कोई ध्यान नहीं रखते। जब तक उन्हें अपना फायदा न हो जाए, वे अपने हेर फेर के खेल को जारी रखते हैं। वे आपको एक पल में नीचे गिरा देंगे और अगले ही पल आपको अपनी धुन पर नचाने के लिए कहेंगे। मैनिपुलेटर बहुत ही सफाई से अपने हेर फेर को इस तरह पेश करते हैं जैसे कि वे यह सब आपके भले के लिए कर रहे हों। वे आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे, इतिहास को फिर से लिखेंगे और यहां तक कि आपकी वास्तविकता पर भी सवाल उठाएंगे। उनके झूठ और अधूरे सच के जाल में फंसकर आप भ्रमित हो सकते हैं और आपका आत्मसम्मान भी चोटिल हो सकता है। उनकी चालों को पहचानना इस जाल से बाहर निकलने का पहला कदम है। मैं एक ऐसे दोस्त को जानता था जो मास्टर मैनिपुलेटर थी। वह हमेशा योजनाएं बनाती थी, लेकिन अंतिम समय में किसी नाटकीय बहाने से उन्हें रद्द कर देती थी, और जब उसे इस पर बुलाया जाता था तो वह मुझे ही दोषी ठहराने में कुशल थी, जिससे मुझे खुद पर शक होने लगता था। उसने मेरे रहस्यों को दूसरों के सामने खोल दिया और जब मैं नाराज होता तो वह हैरान दिखती थी। कई सालों तक मुझे यह समझ में नहीं आया कि वह मेरे साथ कैसे खेल रही थी। उसने मुझे खुद पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया और मुझे हर समय संतुलन से बाहर रखा। जब मैंने आखिरकार उससे दूरी बनाई तो मुझे अपने फैसलों पर भरोसा करने में
फिर से सक्षम होने का एहसास हुआ, जैसे मेरे कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। मैनिपुलेटर वह सहकर्मी हो सकता है जो हर समय नाटक करता है, अफवाहें फैलाता है और फिर उनका सामना होने पर सीधे चेहरे से झूठ बोलता है। या वह परिवार का सदस्य हो सकता है जो अपराध बोध के माध्यम से हर किसी पर हावी होने की कोशिश करता है। वह शिकार की भूमिका निभाता है, निष्क्रिय आक्रामक रहता है और हर परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल देता है। जल्द ही पूरा परिवार उसकी भावनाओं को लेकर सावधान रहने लगता है और नाव को हिलाने से डरता है। मैनिपुलेटर एक ऊर्जा चूसने वाला होता है जो अपने करीबी लोगों के जीवन को प्रभावित करता है और पीड़ित की भूमिका निभाता है। मैनिपुलेटर को पहचानने और उनसे निपटने के तरीके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। यदि कुछ सही नहीं लगता तो शायद वह सही नहीं है। अपनी सीमाएं तय करें और उनसे चिपके रहें, चाहे मैनिपुलेटर कितना भी दबाव डाले। उनके तर्कों को न समझाएं और न ही उनके सामने खुद को सही ठहराने की कोशिश करें, क्योंकि इससे उनके हेरफेर को और बल मिलता है। उनकी रणनीतियों को पहचानें, जैसे कि अपराध बोध का उपयोग, गैसलाइटिंग और पीड़ित की भूमिका निभाना। जब आप इसे पहचान लें तो उसे साफ साफ बताएं। उनके नाटक में शामिल न हों और उन्हें आपको भावनात्मक बहस में न घसीटने दें। जहां तक बातचीत की बात है, तथ्यात्मक रहें और सीधे मुद्दे पर बात करें। यदि जरूरी हो तो उनके व्यवहार का रिकॉर्ड रखें, खासकर कार्यस्थल पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन लोगों का एक समर्थन नेटवर्क बनाएं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। जब मैनिपुलेटर आपकी वास्तविकता को विकृत करने की कोशिश करेगा तो यह नेटवर्क आपको जमीन से जुड़े रहने में मदद करेगा। याद रखें, आपकी मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है और आप किसी के प्रति इसके लिए कर्जदार नहीं हैं। अगर सब कुछ विफल हो जाए तो जाने के लिए तैयार रहें। मैनिपुलेटर के खेल से बेहतर आपका मानसिक संतुलन और शांति है। वादा तोड़ने वाले। वादा तोड़ने वाले या वे लोग जो नियमित रूप से अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान नहीं करते, धीरे धीरे विश्वास की नींव को कमजोर कर देते हैं और संबंधों को जटिल बना देते हैं। बार बार वादों को तोड़ने से ऐसा पैटर्न बनता है जिससे व्यक्ति की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगता है और उनके काम के प्रति दूसरों द्वारा किए गए प्रयासों और समय का सम्मान कम हो जाता है। इससे भविष्य में अनिश्चितता पैदा होती है, क्योंकि लोग सोचने लगते हैं कि क्या उनके प्रति की गई प्रतिबद्धता सच में कोई मायने रखती है या नहीं। वादा तोड़ना सिर्फ असुविधा पैदा करने से कहीं बढ़कर है। यह आपसी विश्वास को प्रभावित करता है और इसका गहरा असर व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में पड़ सकता है। कुछ वादा तोड़ने वालों के लिए समय प्रबंधन, जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी लेना या लोगों की अपेक्षाओं और जरूरतों की अनदेखी करना कोई बड़ी बात नहीं होती। यह उनके चरित्र को उजागर करता है और दूसरों को यह सिखाता है कि उनसे अपेक्षाएं कम करनी चाहिए। मेरे पास एक सहकर्मी था जो हर हफ्ते समय पर प्रोजेक्ट के हिस्सों को डिलीवर करने का वादा करता था, लेकिन हमेशा ऐसा करने में असफल रहता था। शुरू में मैंने उन पर विश्वास किया और उन्हें हर बार सही समझा, क्योंकि वे ईमानदार लगते थे। लेकिन जल्द ही उनके शब्दों का महत्व खोने लगा। इससे मुझे एक महत्वपूर्ण सबक मिला। काम हमेशा शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और किसी भी टीम में विश्वसनीय सदस्यों का होना अनमोल है। इस अनुभव ने मुझे समझदार बनाया और भविष्य में इस व्यक्ति पर कम भरोसा करने की प्रेरणा दी। यह सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता। कई बार कंपनियां भी बार बार वादा करती हैं कि वे एक क्रांतिकारी उत्पाद लॉन्च करेंगी, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से इसे टाल देती हैं। इससे लोग कंपनी पर से विश्वास खो देते हैं और विकल्प ढूंढने लगते हैं। ऐसे में वादा तोड़ने से सिर्फ कंपनी की साख ही नहीं, बल्कि उनकी बाजार हिस्सेदारी और ग्राहकों का भरोसा भी खत्म हो जाता है। यह एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे बार बार वादे तोड़ना गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है। यह व्यक्तिगत संबंधों से लेकर पूरे संगठन और उनके हितधारकों को प्रभावित कर सकता है। सेनेका के शब्दों में, जो एक बार झूठ से धोखा खा चुका है उसे 100 सत्यों का भी ज्ञान होना चाहिए। वादा तोड़ने वालों से निपटने के तरीके। पैटर्न का निरीक्षण करें। यह देखें
कि वे अपने व्यवहार में कितने स्थिर हैं, न कि केवल अपने शब्दों में। संवाद करें, उन्हें समझाएं कि आपकी अपेक्षाओं और उनकी प्रतिबद्धताओं को निभाना कितना महत्वपूर्ण है। वास्तविक अपेक्षाएं रखें, वादों पर पूरी तरह भरोसा न करें। कारण जानें, यह जानने की कोशिश करें कि वे अपने वादों को पूरा क्यों नहीं कर पाए, लेकिन इसे उनका स्थायी बहाना न बनने दें। सीमाएं निर्धारित करें, उनकी प्रतिबद्धताओं पर आपकी निर्भरता की सीमा तय करें ताकि आपके हित सुरक्षित रहें। आदर्श बनें, बच्चों को सिखाएं कि वादा करना महत्वपूर्ण है और उसे निभाना और भी जरूरी है। क्षमा करें, यह समझते हुए कि बदलाव और विकास संभव है, लेकिन साथ ही उन्हें उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराएं। इन सिद्धांतों को अपनाने से आपको वादा तोड़ने वाले लोगों के साथ रिश्तों को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिलेगी। इससे आप उनकी परवाह कम करेंगे और अपने हितों की रक्षा करने के लिए अधिक कठोरता से आगे बढ़ सकेंगे। हकदार व्यक्ति। एक हकदार व्यक्ति अक्सर यह मानता है कि कुछ विशेष अधिकार या विशेषाधिकार उसका बिना किसी शर्त के हक है, भले ही उसने उसे पाने के लिए कोई मेहनत न की हो। यह मानसिकता आमतौर पर आत्मधारणा के विकृत रूप और दूसरों के प्रति सहानुभूति की कमी से उपजती है। ऐसे लोग हमेशा अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं और यह अपेक्षा रखते हैं कि दुनिया उनकी जरूरतों के हिसाब से काम करेगी, बिना इस पर ध्यान दिए कि दूसरे क्या चाहते हैं। हकदार व्यक्ति अपने कार्यों की जिम्मेदारी नहीं लेते, बल्कि अपनी असफलताओं और कमजोरियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। यह रवैया व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को बिगाड़ सकता है, क्योंकि अन्य लोग उनकी लगातार मांगों और पारस्परिकता की कमी से थक जाते हैं। ऐसे लोग उम्मीद करते हैं कि दूसरों को उनकी समस्याओं को सुलझाना चाहिए, और जब चीजें उनके हिसाब से नहीं होती तो वे गुस्से में आ जाते हैं। यह व्यवहार न केवल उनके व्यक्तिगत विकास में बाधा डालता है, बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी एक नकारात्मक माहौल पैदा करता है। स्वस्थ रिश्ते बनाने और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए इस प्रकार के हकदारी के रवैये की पहचान करना और उससे निपटना आवश्यक है। मुझे एक सहकर्मी के साथ काम करने का अनुभव है, जो हमेशा अपने काम को दूसरों पर छोड़ देता था। वह अक्सर बैठकों में देर से आता था और उम्मीद करता था कि टीम के सदस्य उसका इंतजार करें या उसे वहीं से अपडेट करें जहां तक अन्य लोग पहुंच चुके थे। जब इस बारे में उसे बताया जाता तो वह आक्रामक हो जाता और कहता कि उसका समय दूसरों की तुलना में अधिक कीमती है। इस रवैये से टीम में तनाव पैदा हो रहा था और सहयोग करना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार हमारे मैनेजर के साथ एक स्पष्ट बातचीत और खुद में काफी आत्मनिरीक्षण करने के बाद उसने अपने इस व्यवहार को समझा और उसे सुधारने की कोशिश की। विश्वविद्यालय में एक ऐसा छात्र होता है जो यह उम्मीद करता है कि उसकी मेहनत के बिना ही उसे अच्छे ग्रेड मिल जाएं। वह समय सीमा का पालन नहीं करता और तर्कहीन कारणों से प्रोफेसरों से वक्त बढ़ाने की मांग करता है। ऐसे छात्र अपने साथियों से बिना किसी कीमत के नोट्स और असाइनमेंट साझा करने की उम्मीद करते हैं। यह व्यवहार न केवल कक्षा के माहौल को खराब करता है, बल्कि उनके खुद के सीखने को भी प्रभावित करता है। जब ये छात्र स्नातक होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वे वास्तविक दुनिया के कार्यों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। ऐसे लोग उस समाज में टिकना मुश्किल पाते हैं जहां उनकी हकदारी की भावना को समर्थन नहीं मिलता। वे न तो आत्मनिर्भर बन पाते हैं, न ही सफलतापूर्वक नौकरी पा पाते हैं और न ही अपने सहयोगियों और वरिष्ठों के साथ तालमेल बैठा पाते हैं। एपिक्टेटस के अनुसार जो व्यक्ति उन चीजों के लिए शोक नहीं करता जो उसके पास नहीं है, बल्कि जो उसके पास है उसके लिए खुश रहता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। हकदारी पर काबू पाने के तरीके। 1. जो आपके पास है उसके लिए प्रतिदिन आभार व्यक्त करें, बजाय इसके कि आप सोचें कि आप इसके हकदार हैं। 2. दूसरों को सक्रिय रूप से सुनने की कोशिश करें और उनके दृष्टिकोण को समझें। 3. अपने कार्यों और उनके परिणामों की जिम्मेदारी लें। 4. अपने और दूसरों से यथार्थवादी अपेक्षाएं रखें। कोई भी आपके लिए विशेष व्यवहार नहीं करेगा। 5. जितना आप लेते हैं उससे अधिक दें और यह सोचें कि आप किसी स्थिति या रिश्ते में कैसे मूल्य जोड़ सकते हैं, बजाय इसके कि आप उससे क्या प्राप्त कर सकते हैं। इन कदमों का पालन करके
आप न केवल अधिक संतुलित और स्थिर जीवन जी सकते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को भी बेहतर बना सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी विकसित हो सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। नीचे कमेंट करें कि कौन सी बात आपके साथ सबसे ज्यादा मेल खाती है। आपका समर्थन हमें ऐसी और भी सामग्री बनाने में मदद करता है जो लोगों को समझने में सहायता करती है। हमारे समुदाय में शामिल हों और हमारे साथ मिलकर सीखें।